अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। आज एक प्रेस रिलीज शाया हुई है और भी आईएसपीआर की तरफ से हुई है और आईएसपीआर का स्टेटमेंट है जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है आज जीएचक्यू में, जिसकी सरबराही की है जो आर्मी चीफ हैं इस वक्त के मौजूदा जनरल आसिम मुनीर ने। और मेरा ख्याल है वो तमाम जो मुतालबात किए जा रहे थे या इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, कभी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के पीछे छुपने की कोशिश थी, कभी ये कि ये एजेंसी की साजिश थी, आज वो सब कुछ सामने आ गया है और बता दिया गया है कि अब एक्शन होगा, क्रैकडाउन होगा। और जो भी ये ऐसे जो हैं बहुत बड़ी कोई सख्त किस्म की स्टेटमेंट है और उन्होंने शहदा की अजीम कुर्बानियों को, जिनमें मुसल्लह अफवाज हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अफसरान हैं, जवान हैं, सिविल सोसाइटी की शहदा शामिल हैं, और उनको ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया है और कहा है कि जिन्होंने भी ये काम किया है उनके सहूलतकार हों या उनके मास्टरमाइंड हों, तमाम लोगों को कटहरे में लाया जाएगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और आर्मी एक्ट के तहत उनकी कार्रवाइयाँ होंगी। साथ साथ आपको पता है कि मईशत का भी एक क्रैकडाउन हो रहा है। मईशत हमने एक बजट पेश करना है और वो बजट कितना आवाम दोस्त होगा, कितना नहीं, और क्या ये बराह रास्त तमाम जो सियासी मामला आते हैं ये मईशत पर किस तरह असरअंदाज होंगे, आलमी दुनिया में हमारा क्या इमेज आएगा। अब तक एक माह हो गया है जब से ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, लेकिन आप देख रहे होंगे कि बिलावल भुट्टो साहब जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं हर जगह ट्रैवल कर रहे हैं और हर जगह कोई आलमी दुनिया में हमें ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, चंद कांग्रेसमैन ज़रूर बैठ के अमेरिका में ये बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी वजूहात हमें पता है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा क्लियर मैसेज आज चला गया है और फ़ौरन और जल्द कहा गया है कि उनको कटहरे में लाना है। तो जल्द से मुराद क्या होगी, अब कोई अबहाम बाकी नहीं रह गया। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार वाज़े तौर पर एक ही बात करते थे, जो इस पार्टी के चेयरमैन हैं, वो साथ साथ ये फरमाते थे कि ये एक आदमी है और बार बार जनरल आसिम मुनीर साहब को मलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। आज मेरा ख्याल है कि उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कि ये ज़रा देख लीजिए कि अब मैं नहीं हूँ, पूरी फ़ौज मुत्तहिद है, एक ही बयानिया है, किसी को भी इस बात के ऊपर कोई गुमान मौजूद नहीं है कि इस पर कोई क्रैकडाउन होने से रोका जाए या नहीं। सदर ज़रदारी साहब ने भी आज एक मईशत के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और उसमें जो गुफ्तगू हुई वो भी आपके साथ शेयर करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। और मईशत का जो बिगाड़ है उसको सही करने के लिए जो IMF का पैकेज दरकार है वो आ भी रहा है कि नहीं, और इसके बाद जब ये बात आ गई है वाज़े तौर पर सामने कि ये क्रैकडाउन होगा, और आज तो एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, हमेशा उम्मीद में रहते थे कि शायद इमरान खान साहब को कुछ नहीं हो सकता, आज उन्होंने भी उनको अलविदा कह दिया है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा पिक्चर वाज़े हो गई है। लेकिन मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं जो पार्लियामेंट की है। थैंक यू सर, आपने ज्वाइन किया। बात तो मईशत पे करनी थी, लेकिन मईशत पे आने से पहले थोड़ा सा सियासी पहलू पे बात कर लेते हैं जी। और अहमद कुरैशी साहब भी हमारे साथ हैं, तज्जिया निगार हैं, एंकर हैं। अहमद साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मैं कैसर साहब आपका जवाब लेना चाहूँगी, आप इन मामलात को कैसे देखते हैं, क्योंकि अब कोई अबहाम तो मौजूद नहीं रहा है और कहा है कि कोई भी ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है जिनको डिनाई किया जा सके। अनडिनाएबल एविडेंस है, अनडिनाएबल एविडेंस मौजूद है और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सहूलतकार हों, उनके पीछे छुपने वाले हों, उनके आगे करने वाले हों। अब 18 साल से ऊपर जो भी होगा उसको सज़ा मिलेगी और ये इस तरह से पूरा मामला चलेगा। क्या यही होना बाकी रह गया था और आपको लगता है ये सही फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना बुच्चा, ये तो पहले ही क्लियर हो गया था, पहले 9 मई को जो कुछ हुआ है, यानी हमारा दिल जो है वो आंसू रो रहा है। उसे ये समझ नहीं आ रही कि कभी ऐसा भी हुआ है कि अपनी ही मुल्क की फ़ौजों पे छोड़ दौड़ो, अपने ही आर्मी जो चीफ को कहो कि वो कातिल होने वाले हैं, कत्ल करने वाले हैं, या कोर कमांडर हाउस पे हमला, या जो बाकी तनसीबात हैं, और ये तसव्वुर ही नहीं था। हमारे मुल्क में कभी 4 जंगें हुई इंडिया के साथ और इंडिया कुछ भी नहीं कर सका ना। हमने अपना घर और मुझे ये बताइए किसी मुल्क में कभी ऐसा हुआ? इंडिया एक जमहूरी मुल्क है, हमसे 6 गुना उसकी आबादी है, क्या कभी वहाँ हुआ? अमेरिका में खुद ये जो अभी थोड़ा सा वाक़या हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप का कि इलेक्शन के वक्त के वो कैपिटल हिल पे चढ़ दौड़े लोग, तो 18 साल की कैद होगी, कोई उनको तो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। अमेरिका में भी हमारी ये क्या तरीक़ाकार है कि अपने ही फ़ौज को, अपने ही डिफेंस की सारी तनसीबात को, और वो फिर लीडर भी हैं, अपने आप को खुल्लम खुला, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। जो इन्वॉल्व है, जो नहीं इन्वॉल्व वो तो नेचुरली उसको बिल्कुल छोड़ना चाहिए, उसका कोई उस पर
नहीं करना चाहिए एक्शन, लेकिन एक्शन तो होगा, पहले भी क्लियर था। और ये बड़ा अच्छा हुआ आज और जनरल आसम मुनीर ने एक बात क्लियर की। अगर ये ना होता तो कभी ये फिर आइंदा भी इसी तरह के वाक़यात होते। ये तो करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। ये हैरानी की बात है कि क्यों एक पॉपुलर अपने आप को कहने वाला लीडर जो है उसने ये बात कर दी। समझ तो नहीं आई, हमारी समझ से तो बाहर है कि कौन बिहार का मुल्क इन्वॉल्व था, कौन सी फोर्सेस थी जिसने उसको ये मजबूर किया। और हमारी अपने आर्मी पे इस किस्म के इल्ज़ामात और इस किस्म के अटैक्स और प्लान अटैक हुआ है, ये जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वाक़यात है। और इसको छोड़ देने का मतलब ये है कि फिर तो हम फिर कभी हमारे मुल्क में हम रोक ही नहीं सकेंगे। अगर ये अपराइज किसी के इस किस्म का हुआ, ये बगावत हुई, फिर क्या रोकेंगे। ठीक है, मैं जरा अहमद कुरैशी साहब का भी ओपिनियन ले लूँ। कुरैशी साहब, वैसे तो मैसेज इज वेरी क्लियर एंड आई थिंक जी अहमद साहब मैसेज बड़ा क्लियर है, लेकिन इसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बात की गई है कि सहूलतकार हों, उनको डिफेंड करने वाले हों, उनके लिए कोई सहूलतकारी करने वाले हों, जो उनके पीछे हों, उनके आगे हों, सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो ये मैसेज किस किस के लिए है? सबसे पहले सना, इमरान खान ये ख्वाब देख रहे थे कि वो अफवाज पाकिस्तान में बगावत करवाएंगे, और शायद वो ये समझ रहे थे कि शायद उनके पास कुछ ऐसा मवाद है कि वो आर्मी चीफ के खिलाफ जो है फौज के अंदर बगावत करवाएंगे, और आखिरी वक्त तक और शायद 9 मई तक वो यही समझ रहे थे। और आज जो इजलास हमने देखा है, खैर जो बहुत करीब से पाकिस्तान मिलिट्री को स्टडी करते हैं उनको पता है कि चेन ऑफ कमांड किस तरीके से हमारी अफवाज काम करती हैं, लेकिन क्योंकि इस बगावत को बाकायदा एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई और बड़े तरीके से की गई, और पूरे एक साल इस पर काम हुआ, और 9 मई जो थी वो एक्चुअली इस उम्मीद के साथ शायद एग्जीक्यूट हुई है, और इसके शवाहिद अब आ रहे हैं सामने, और इन्वेस्टिगेटर्स के पास बहुत सारी बातें और चीज़ें आ गई हैं कि इसका एक अहम पहलू ये था कि शायद इमरान खान ये ख्वाब देख रहे थे कि 9 मई को जो हरकत उन्होंने की है ये करेंगे तो इसके नतीजे में शायद फौज के अंदर बगावत होगी। तो ये एक बहुत खतरनाक पहलू है जिसका जवाब आज के फॉर्मेशंस कमांडर कॉन्फ्रेंस इस इजलास में दिया गया है। ये बहुत मेरे नज़दीक ये बहुत तारीखी आज इजलास हुआ है, और ये जो बयान जारी हुआ है 9-10 अप्रैल के बाद, एक साल बाद, ये मई 2022 और फिर 2023, तो ये मेजर आज डेवलपमेंट है। अफवाज पाक एक तो रियासती और कौमी सतह पर इमरान खान के जो नाकाम और गुमराहकुन जो बयानियां हैं, एक तो एक रियासती सतह पे आज मुस्तरद किया गया है, और दूसरा ये कि अफवाज पाकिस्तान ने खुद इस बयानिए की, इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के इस बयानिए की, इसकी तमाम एक एक पहलू जो हैं उनके एक एक को लिस्ट करके उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। वो सारी बातें जो मैं और आप और हम तज्जिया निगार आपस में बातें करते थे कि ये गंद और बीमारियां इमरान खान ने जो हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में और हमारी सियासत में मुतारिफ करवाई हैं, जैसे कि डिसइंफॉर्मेशन का इस्तेमाल, फेक न्यूज़ का इस्तेमाल, तकसीम करना पाकिस्तानियों के अंदर, दरारे डालना इंस्टीट्यूशंस में, ये बातें हम तज्जिया करते थे। आज बाकायदा चार्ज शीट हुई है, बाकायदा आप देखें फिर से उस बयान को जो स्टेटमेंट जारी हुआ है आईएसपीआर की तरफ से, उसमें ये बातें लिस्ट की गई हैं, इनकी निशानदेही, इनको एक्नॉलेज किया गया है। ये एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है इमरान खान के लिए और उनकी पार्टी के लिए। और फिर जाहिर है फिर आपने देखा कि किस तरीके से फौज ने बाकायदा जवाब दिया कि आपने तौहीन की 9 मई को हमारे शहदा की, आज हम पूरी कौम हमारे सिविलियन और मिलिट्री शहदा के साथ खड़ी होगी। इसी तरह जो आपने जत्ते बेचे थे, जिनके ऊपर आपने फिर बाद में ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई कि उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं जेलों में, उसका बाकायदा डायरेक्ट रिबटल और जवाब दिया गया। और फिर ये कि आप बहाना भी बना रहे हैं, मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहाना है। तो जैसा आपने बिल्कुल सही इंट्रोडक्शन में कहा कि बहुत स्ट्रिक्ट और सख्त, और मेरे नजदीक जो सबसे एक यानी कि डील क्लोजर जो है एक तरह से जो आखिरी लाइन थी वो ये थी कि चाहे आप जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाना चाहते हैं चला लें, एहतसाब और ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ही होगा। और साथ आपने नोट किया होगा कि साथ ही आईएसपीआर के स्टेटमेंट में ये जुमला ऐड किया गया, जो यानी इन दोनों का जब जिक्र हुआ आर्मी एक्ट का और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, तो कहा गया कि ये दोनों दस्तूर पाकिस्तान के अंडर आते हैं।
तो इन दोनों कवानीन के तहत जो भी एक्शन लिया जाएगा वो दस्तूर पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है। तो आज इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत भारी सना, आपको पता ही है, कीमत अदा की है इस सिचुएशन की जो पिछले हम एक दो साल से देख रहे हैं। लेकिन आज इस्टेब्लिशमेंट के एक अहम सतून ने, जो कि मिलिट्री, जो कि पाकिस्तान आर्मी है, उन्होंने आज प्रोएक्टिव एक एक्शन लिया है, चार्ज शीट पेश की है, वो तमाम बातें लिस्ट की हैं जो खराबियां इमरान खान ने हमारी सियासत में मुतारिफ करवाई हैं, और ये भी कह दिया कि अब इस पे एक्शन होगा। इसको आप अपनी डिसइंफॉर्मेशन के जरिए इंसानी हकूक को इन्वोक करके और डिसइंफॉर्मेशन फैला के आप इस चीज को रोक नहीं सकते। ओके अहमद साहब, बड़ा मुफस्सल आपने बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट आउट कर दी चीजें। एक मिनट हमारे साथ रहिएगा, मैं जरा कैसर शेख साहब को दोबारा से पूछना चाहूंगी। कैसर साहब, अब ये जो तोशा खाना रेफरेंस है, ये जो ममनुआ फंडिंग केस है, ये मैं कह रही हूँ ये केस से सबसे वो बरी हो जाएंगे और उन पर यही बस इस पर सीक्रेट एक्ट और ये लगेगा और उसके बाद इसके तहत कार्रवाई होगी, या आप लोगों को भी कोई इंसाफ चाहिए करप्शन के पैसों का? नहीं, देखिए, ये जो कुछ भी है तो कोर्ट्स के सामने है ये सारा। और ये जो आर्मी के इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले हुए हैं वो तो आर्मी एक्ट के तहत ही होगा, ये भी क्लियर हो गया। और आज सारी फौज ने यूनाइट होकर ये फैसला किया ना। ये जो था, ये बार बार कहा जा रहा था कि फ़ौज में शायद कोई इख्तलाफ हो सकता है, तो ये बात क्लियर हो गई। और लोगों में बड़ा असल सोना मुच्चा, मैं आपको नुमाइंदगा लोगों से बात करता हूँ, जब भी हम अपने हलकों में गए हैं तो एक गम गुस्से का इजहार हुआ है। और अब हमने हर जगह जाके फ़ौज के हक़ में और 9 मई के इन वाक़यात के ख़िलाफ़ लोग जमा हुए हैं और लोगों ने तहरीक की सूरत इख्तियार कर ली है। और ये अपने मुल्क से हम बहुत अवाम मोहब्बत करती है। देखिए, मैं आज तक वो जुमला याद है जब जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे कहा इन मामलात के बाद, तो आज तक वो देखिए ना, वो भूले नहीं हैं लोग। और फिर मैं आपको ये MQM की बात करूं कि उनके लीडर ने जब एक बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात की तो आज तक उसको अपने दिलों में उन्होंने भुला दिया है बिल्कुल। अवाम ने उनके कभी उसके बाद उनके साथ इज़हार मोहब्बत नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हम पाकिस्तान के साथ लोगों की बहुत अंदर ये तो सब महसूस कर रहे हैं। एक सवाल है जी 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 जी। शेख साहब को मुराद राज साहब का जियो फेंसिंग में नाम आया है। वो वहां पर मौजूद थे जब आर्मी के तंसीबात पर हमले हो रहे थे, स्पेशली जिन्ना हाउस के आसपास मौजूद थे, उनकी कॉल्स ट्रेस हुई हैं। तो ये जो जियो फेंसिंग के हवाले से मुराद राज साहब को जो आज पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया जहांगीर खान तरीन साहब की, और उस पार्टी का नाम भी आ गया है सामने, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला है ये मुराद राज के ऊपर कार्रवाई होगी या JKT में जाने से उनके गुनाह धुल जाते हैं? मैं समझता हूँ जो कुछ बात तो बड़ी क्लियर हो गई ना, जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होगी तो फिर तो वो बात ख़त्म हो जाएगी ना। लाजमी है कि जो भी इन्वॉल्व है उसको किसी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता, और जो नहीं इन्वॉल्व है उसको कुछ होना नहीं चाहिए, जिसके लिए सबूत नहीं है। मैं कह रहा हूँ अवाम में बड़ा गम गुस्सा है, और अपनी फ़ौज के लिए हमेशा हमदर्दियाँ, और अब जो शहीदों के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ हैं वो कौन भूल सकता है। तो ये बातें ये हैं कि जो कुछ कोशिश की गई, एजिटेट किया गया, थ्रू आउट पूरा साल किया जाता रहा सोशल मीडिया पे, और ये कोशिश की गई कि ये नई जनरेशन बाहर के सूरत बन गई ना, ये जो, और ये कुछ अब हमारी आवाम को समझ आ जानी चाहिए कि लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बात करेगा, उनके आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ करेगा, कोई जो ऐसे इदारे जैसे जुडिशरी के ख़िलाफ़ भी लोगों को बात पसंद नहीं है। जो इदारों को जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हमको पूरा उसका ख्याल करना है और उसको देना है। इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं चलेगी। हम अपनी सियासी बात करें, हमारा पूरा राइट है। मुआशत की बात करें, जो असम्बली नहीं जा रही उस पर हम एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ करें। लेकिन ये जब कोई मामला शुरू हो गया तो ये तो कोई सियासत ही नहीं है। कौन सी सियासत की ये तरकीब है कि आप ये अपने मुल्क की फ़ौजों के ऊपर ही चढ़ दौड़ें? तो मैं तो बड़ा इसमें क्लियर, हमारी आवाम पूरी क्लियर है इस मामले। और आज बड़ा अच्छा हुआ कि कुरैशी साहब, आपके थॉट्स क्या हैं? ये जो पार्टी छोड़ने से और पार्टी बदलने से गुनाह धुल जाया करते हैं, क्या इससे बचाव मुमकिन है? अगर मुराद राज साहब अगर पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हालांकि वो इन्वॉल्व है, हालांकि जियो फेंसिंग उनका नाम है, या वो मिस्टेक थी? शवाहिद तो मौजूद हैं। तो फिर ये मैं पूछना चाहती हूँ कि आज वो जहांगीर खान तरीन की पार्टी ज्वाइन करें, कल वो कहीं और चले जाएं, या जो लोग दस्तबरदार हो गए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सियासत से, तो क्या उनको सबको माफ कर दिया जाए? अच्छा सना, अभी ये चीज देखिए ना, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है कि जो जियो फेंसिंग में उनका है वो किस
लेवल का है, किस नौयत का है, ये तो अभी कोर्ट वोट देखें। हम अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी देखा तो लोग ये तज्जिया कर रहे थे कि अगर आज जो है ISPR का ये बयान और फौज की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है और निशानदेही हो गई है कि मुल्जिम कौन है, तो फिर कोर्ट ये पूरा ट्रायल करने का क्या फायदा, और इस तरह की बातें, मतलब ये हम थोड़ा सा इन बातों पे थोड़ा सा इंतजार कर लें कि एक्चुअल जो सबूत पेश होते हैं वो क्या हैं और किसके खिलाफ जाते हैं। और शेख साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑब्वियसली ये चीज अगर ये इस तरह की कोई बात होगी जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया है कि गुनाह माफ हो जाएंगे कि अगर वो फला पार्टी ज्वाइन कर ली, तो मेरा ऑब्वियसली ये फिर तो उसका मजाक बनेगा, ये तो नॉन सीरियस चीज होगी। तो 100% मिलिट्री जो है वो अवेयर है इस चीज के ऊपर। लेकिन एक चीज और भी सना आप ज़हन में रखें कि बहुत सारे भी नाम गुजरे हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दिए PTI से, जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थे, यानी बहुत सारे नाम हैं, यानी मैं भी एक एक करके नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत सारे हैं, शीरी मजारी का नाम ले लें आप, और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट के अब से नहीं सालों से दो दिहाइयों से शायद करीब हैं एस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन उनको माफ नहीं किया गया, उनको घर भेजा गया और बहुत सख्ती से भेजा गया। और अभी भी उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे हुए हैं वो घर जो चले गए हैं और घर जाके बैठ गए हैं और आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके गुनाह माफ हो गए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो घर चले गए हैं, नॉट एट ऑल, क्योंकि उनके खिलाफ जो एविडेंस इकट्ठे हुए हैं वो अभी पेश होने हैं। और उनको कुरैशी साहब, आपके पास तो खबर होगी ना, मुझे बताएं कि ये जो कोशिशें हो रही थी, लंदन से बरतानिया से भी कोई आए हुए थे शख्सियत, यहाँ पर बड़ी मुलाकातें हो रही थी, कोई कहा जा रहा था इनको क्लीन चिट दे दी जाए, एग्जिट करवा दिया जाए, मुल्क छोड़ के चले जाए इमरान खान साहब, क्या वो तमाम मामला के लिए भी अब क्लैरिटी हो गई है कि वो नहीं होगा? आप किसकी तरफ इशारा है सुना? मैं बरतानिया की कॉमनवेल्थ के तरफ इशारा है सर, कॉमनवेल्थ के मिनिस्टर जो हैं, अच्छा, जो कि भाई भी लगते हैं किसी के। सही बात है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई इशू है, यानी कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है। अच्छा। और हाँ, आई डोंट थिंक कि जो है इस तरह की कोई बात है, लेकिन ये चीज बहुत क्लैरिटी है कि इस वक्त जो आज आपका इजलास हुआ है और जो स्टेटमेंट जारी हुई है सना, यानी लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि इतनी सख्त पोजीशन लेने के बाद अगर फिर भी कॉम्प्रोमाइज होगा, और मुराद राज साहब की आपने जो एग्जांपल दी है, अगर इस तरह की वाकई कोई चीज होती है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, और मैं इस पे 3 दिन बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, और जो पहला वीकेंड था 9 मई के बाद, 9 और 10 मई के बाद, जिसमें 4 दिन मुसलसल हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो इन्वेस्टिगेटर्स जो लोगों को लगाया गया फौज के अंदर भी अगर कोई सहूलतकारी हुई है तो उनको भी एड्रेस किया जा रहा है। अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप इस तरफ नहीं आएंगी। अब ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए सना कि एक्चुअली हम 2 केसेस देख रहे हैं इस वक्त। 2 केसेस हैं, एक केस पे खुल कर बात हो रही है मीडिया में और दूसरे पे नहीं हो रही। जिस पे खुल के बात हो रही है वो 9 और 10 मई है, उस पे खुल के बात हो रही है। जिस पे नहीं बात हो रही वो है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, उस पे जो प्रोग्रेस हो रही है। सही है, ओके, आई टेक दैट एज एन आंसर। हाँ बिल्कुल, ओके, आई टेक दैट, प्रोग्रेस हो रही है तो चले ठीक है, आई टेक इट एज एन आंसर। बहुत शुक्रिया आपका अहमद कुरैशी साहब। कैसा रहे बशर साहब हमारा सब? हम एक वक्फा लेने जा रहे हैं, फिर वापस आते हैं तो बात करते हैं मईशत पे, और शोएब शाहीन साहब ने भी हमें ज्वाइन करना था, उनको भी कोशिश करते हैं हमें ज्वाइन करें आफ्टर द ब्रेक। अलविदाई नोट्स दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, और उस हवाले से बड़ी ट्वीट्स भी आ रही हैं सामने, बड़े बड़े सहाफ़ी उनको अलविदा कह रहे हैं। अब मामला ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर हो गई है। जहांगीर खान तरीन साहब ने पार्टी बना ली है, वो पार्टी की सदारत नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू जो उनका मुकदमा सामने आया था जिसमें नाअहल हुए थे, और इस हवाले से उन्होंने ओन चौधरी को अपना ऑर्गेनाइज़र बना लिया है, और उन्होंने जो पार्टी चेयरमैन की पोजीशन है जो उसको हेड करेंगे वो अलीम खान साहब होंगे। अब इस्तेहकाम में पाकिस्तान नाम रखती है, इंसाफ से दिल नहीं भरा तो हम इस्तेहकाम पर आ गए। इंसाफ का तो कोई तकाजा रहा नहीं, इसलिए चलें इस्तेहकाम पर बात कर लेते हैं, क्योंकि वाकई इस मुल्क में इस्तेहकाम की ज़रूरत बड़ी अशद है। और आज शाह कुरैशी साहब ज़मान पाक पहुँचे हैं मुलाकात करने इमरान खान साहब से। अब उस मामले में क्या पेशरफ्त होगी उसके बाद जाहिर है कि एक
एक बड़ी ISPR की तरफ से एक बयान जो सामने आया है, जो प्रेस रिलीज़ आई है, इट्स शॉकिंग एंड ऑल्सो डेफिनेटिव कि इसमें अब कोई और अभाम नहीं रह गया। उस पर मज़ीद इमरान खान साहब के ऑप्शन क्या होंगे, शुएब शाहीन साहब से जानेंगे, कैसर अहमद शेख साहब से भी बात करनी है, मैं अवाम दोस्त बजट के हवाले से मैं ज़रा 1 मिनट शुएब शाहीन साहब, आई डोंट नीड टू से कि आपने पढ़ ही लिया है तमाम तर चीज़ें, कोई भी अभाम नहीं रहना चाहिए और जो भी मुखालिफ क़ुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और अभाम पैदा करने की कोशिशों को आखिरी हाथों से निपटा जाएगा। मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर। योर थॉट्स? देखिए, मुझे थोड़ा सा हैविंग ए रिस्पेक्ट फॉर ISPR, उनके अल्फाज का चुनाव ज़रा मुनासिब नहीं था। लेकिन अगर किसी ने गलत किया है तो कानून के दायरे में, कानून के कटहरे में लाना, कानून के मुताबिक प्रोसीड करना, ये ठीक है, ज़रूरी है, अच्छी बात है। लेकिन आइनी हाथों से निमटने का मतलब थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट सा हो जाता है। आइनी हाथों से दुश्मन से निपटा जाता है, अपने मुल्क के लोगों से नहीं, अपने मुल्क के अपने बच्चों से नहीं, अपने किसी शहरी से नहीं। अपने मुल्क के किसी शहरी ने गलत किया है तो कानून के मुताबिक उसको प्रोसीड किया जाए और अगर एविडेंस साबित हो तो उसको सज़ा दी जाए। लेकिन आइनी हाथों से निमटना, वो दुश्मन से निमटा जाता है और दुश्मन हमारा जो है वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता, हमारे मुल्क का अपना मुहब्ब वतन पाकिस्तानी नहीं हो सकता। तो इसलिए थोड़ा सा ज़रा मुझे लैंग्वेज से इख्तलाफ है। और दूसरी बात, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि देखें, एक बात तय है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ प्रोसीड होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और ये हम एक दफ़ा नहीं बार बार कह चुके हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पर भी हमारे रियासती इदारों को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, उसको भी देखना चाहिए। एक सिटिंग मिनिस्टर के बाप को अगर उठा लिया जाता है, नदीम अफजल चंद के, जो नजफ़ में बैठ के वो ये कहता है कि मेरे बाप ने तो आज से 15 साल पहले सियासत पे लानत भेज दी थी, और दूसरा हमाद अजहर के बाप को उठा लिया जाता है जो 82 ईयर्स ओल्ड है, जिसने 20 साल पहले अपनी सियासत छोड़ दी। तो इस तरह के वाक़यात और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसका नुकसान हमें इंटरनेशनली भी होता है, हमारे मुआशरे को भी होता है, और इस काज को भी होता है कि अगर आपने रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, कानून की हुक्मरानी के मुताबिक अगर किसी ने गलत किया है उसको प्रोसीड किया जाए, और किसी ने बेगुनाह है और कोई इनोसेंट शहरी है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर हम वाकई ट्रू सेंस में, इंसाफ सिर्फ ये नहीं है कि नज़र आए, होता हुआ भी नज़र आए, तो इसलिए इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता हुआ भी नज़र आना चाहिए। तो जो बुनियादी इंसानी हुकूक हमारी पुलिस मुअत्तल करती है, खिलाफ वर्जी करती है, चार दीवारी को पामाल करती है, तो उसका नुकसान आपकी उस काज को भी होता है और लोगों में मजीद नफरतें फैलती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि इस बारे में हमारे रियासती इदारों को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। फिर आप देखें, इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। इस पर भी तवज्जो देना चाहिए कि जब अदालत, सुप्रीम हाई कोर्ट के जज साहबान खुद कहें कि भाई हम तो आपको रिहाई दे देंगे, 5-5 दफ़ा रिहाई दे देंगे, लेकिन आपको असल रिहाई तब मिलेगी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर ये आपने एक तासुर डेवलप कर दिया, एक माहौल डेवलप कर दिया, तो उसका एक इम्प्रेशन और परसेप्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो परसेप्शन ये है। अच्छा, मैं शुएब शाहीन साहब आपकी बात काटना नहीं जा रही थी, लेकिन मैं 1 मिनट मैं आपकी जरा आपके नोटिस में लाना चाहूंगी कुछ बातें बुनियादी तौर पर, फिर आई वांट योर रिस्पांस ऑन दैट। क्योंकि देखिए 9 मई का एक सानेहा हुआ, ठीक है, चलें, हो गया, गलती हो गई, हो गया, नहीं हुआ, उसको मनसूबाबंदी नहीं थी, इस पर एक बिल्कुल न्यूट्रल किस्म की कार्रवाई की जाए, इंफॉर्मेशन डिराइव की जाए कि कैसे हुआ। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब के इंटरव्यूज जरा निकाल के सुन लें, जो उस दिन के बाद से उन्होंने स्पीड पकड़ी है, जो उन्होंने मलाइन करना शुरू किया है, कभी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, कभी कांग्रेसमैन, वहां शहबाज गिल साहब अपने आप को फॉरेन एजेंट, इमरान खान साहब का एजेंट करार दे रहे हैं, वहां पे रजिस्टर करा रहे हैं अपने आप को। ये तमाम तर चीजें आप कैसे फरामोश कर देंगे? एक आदमी है, आपने बार बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर उंगली उठाई है, आपने बार बार बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। आज उन्होंने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आपको जवाब दिया है, और मुंह तोड़ जवाब दिया है इमरान खान साहब को कि ये है, हम मुत्तहिद हैं, हम सारे सारों का फैसला, इट्स नॉट ओनली वन मैन, इट्स वन इंस्टीट्यूशन, एंड दैट इमरान खान साहब फॉरगॉट। देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब के पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, ज़ाहिर है वो तो खान साहब खुद ही उसका जवाब दे सकते हैं, जो कुछ आपने ये सवाल जवाब किए हैं। लेकिन एक बात तो तय है, देखें, अगर ये आप तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की स्टेटमेंट्स को उठाएं, इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज आपको मिलेंगे नवाज शरीफ साहब के, इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज मिलेंगे मौलाना फजल रहमान के, इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज मिलेंगे जरदारी साहब के। लेकिन अगर पॉलिटिशियंस ने किसी का कोई ग्रीवेंस है, तो उनका ग्रीवेंस ये है कि पॉलिटिक्स के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए।
और वो अगर उस हद तक वो बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप उस तरह सख्ती के साथ। सर मेरा ख्याल है कि जो वन पेज के ऊपर अपना जोम दिखाए, अपने वन पेज होने की हकीकत को रोज बयान करे, उसको तो जमहूरियत की बात ही नहीं करनी चाहिए। जो वन पेज की बात करे उनको खुद आप लेकर आए हैं, उनके खुद ही आप चरणों में बैठकर कह रहे हैं आपको एक्सटेंशन दे देंगे। इनको बात करने से पहले भी डरना चाहिए इमरान खान साहब को। इनके कॉल और फेल में इतना तजाद है कि हद है। आज जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं, कल तो आप इन्हीं की गोद में पैदा भी हुए, उनकी गोद में पले बड़े हैं, उनको कहते हैं तमाम फैसले भी वो करते थे। तो आज किस मुंह से इमरान खान साहब जमहूरियत का नाम ले रहे हैं? देखें, हमारे मुल्क की बदकिस्मती यह है कि लियाकत अली खान के मर्डर के बाद हमारे मुल्क में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, हमारे जज साहबान जिन्होंने नजरिया ज़रूरत ईजाद किया और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स उस वक्त के लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने मिल के यहाँ खिलवाड़ किए रखा। उसके बाद आप देखें 56 में आइन बनाया, 58 में उसको एब्रोगेट कर दिया। उसके बाद माशाल्लाह जिस तरह चलता रहा। आप जो पॉलिटिकल लीडर्स पाकिस्तान में जिन्होंने रोल अदा किया है और जो मोस्ट पॉपुलर लीडर रहे हैं, सबसे पहले रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आप देखें वो किस की पैदावार या कहाँ से उन्होंने सियासत का आगाज किया। अयूब खान के साथ किया, सब्सिक्वेंटली उनसे अलग हुए। और ये भी याद रखें उनके साथ हुआ क्या फिर, उनके साथ हुआ क्या फिर, ये भी मत भूलें ना, ये भी मत भूलें कि जो हुआ उसका हर अमल का रद्द अमल तो होगा ना सर। आपको ये तो मानना पड़ेगा कि हर अमल का रद्द अमल होगा। देखिए नहीं होना चाहिए था वो। तो इमरान खान साहब को कुछ बेसिक चेंजेस करने चाहिए थे ना फंडामेंटल तौर पर। देखें उससे आगे आते हैं, आपका नवाज शरीफ किसकी पैदावार है? ज़ाहिर मोहम्मद खान जुनीजो के वतन से पैदा किया गया ना। पहली दरियाफ्त तो मोहम्मद खान जुनीजो थे ना, ज़िया उल हक साहब की। उसके बाद उनकी सर वो तो अपनी सजा भुगत चुके ना, वो जिसकी गोद में पैदा हुए उन्होंने ही उनको सजा दी है, 2 नहीं 3 दफा दी है, वो तो सजा ले चुके हैं। इमरान खान की तो पहली बारी है, अभी तो आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान में कोई भी लीडर को आप ये नहीं कह सकते कि ये उनके सहारों पे नहीं आया। तो जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, उसकी बहरहाल एक स्ट्रगल है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसके साथ लोग मोहब्बत करते हैं, लोग उसके साथ हैं भी, लोग उससे नफरत भी करते हैं, बहुत सारे आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहता हूं कि भाई अगर किसी ने गलत किया है तो उसको आप सजा दो। अब ये तो नहीं हो सकता जो प्रोटेस्टर है वहां से प्रोटेस्ट करते हुए जा रहा है या आपको एक मॉब का हिस्सा है जिसने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, किसी ने जुर्म नहीं किया, अब उसके लिए तो हमें हमदर्दी रखनी चाहिए ना। एक पॉलिटिकल वर्कर है, एक है जो गलत काम में मुलव्वस है। तो सर 82 साल वालिद को उठा लिया जाए और बेटा रू पोछ रहे, बेटा बैठ के रोज एक ट्वीट ताक दे लेकिन सामने ना आए, अपने ह्यूमन राइट्स की बात करे लेकिन सामने ना आए, रू पोछ होके बैठा रहे। बाकी तमाम लोग रू पोछ हो गए, इस अर्ज़े जमीन से ही हट गए हैं, वो उठ गए हैं। क्या हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि नदीम अफजल चंद का वालिद जो है जस्टिफाई नहीं कर रही, मगर बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप तो देखिए ना, हमाद अजहर देखें, मैं जुर्म करता हूं, क्या मेरा बाप मुजरिम है या मेरा बेटा मुजरिम है? अगर मैंने गलती की है, मैंने जुर्म किया है, अगर किया है, आप मेरे खिलाफ प्रोसीड करें ना। आप उसकी सर इस मुल्क में रिवायत यही रही है, सहाफी हो या सियासतदान, जो आप कहते हैं वो आपकी फैमिली पर फॉल बैक करता है। सॉरी, ये रूल बहुत पहले सेट हो गई है, हमने भी कुर्बानियां दी, हमारे वालिदैन ने भी बहुत बुरे दिन देखे। लेट्स नॉट गो देयर, लेट मी जस्ट गेट बैक टू कैसर साहब। 1 मिनट शाहीन साहब। कैसर अहमद शेख साहब, ये अवाम दोस्त बजट की बात हो रही है लेकिन साथ साथ IMF का फंड भी हमें नहीं मिल रहा है, नवा राउंड भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है या खबर है कि इस महीने हो जाएगा वो राउंड मुकम्मल और मिल जाएंगे हमें IMF के लोन। अब हम ये एक नया हमने एक दरवाजा खोल दिया है फॉर क्रिटिसिज्म कि अब हम इस तरह से कार्रवाइयां कर रहे हैं लोगों के ऊपर और ये कर रहे हैं, सही है या गलत है, लेकिन ये डैमेजिंग होगा हमारे फाइनेंशियल रिव्यू पे। और अब जब दोस्त बजट हम कैसे देंगे, पैसे तो है नहीं हमारे पास। मैं बड़ी दिलचस्प आपकी बातचीत बड़ी दिलचस्प हो रही थी आप शाहीन साहब से और आपकी, तो मैं सुन रहा था, बड़े एक दूसरे के साथ काफ़ी आपने डिटेल डिस्कशन की। जहाँ तक ये बजट का तल्लक है जी, बजट हमारे से जो पॉसिबल हो रहा है, ये कोई वक्त अच्छा तो नहीं है, ये तो हम कभी नहीं क्लेम कर रहे कि एक ऐसा वक्त है कि जिसमें हम हर एक को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन हमने बेसिक चेंजेस किए हैं और ये बेसिक चेंजेस IMF की डायरेक्शन पे और उनके साथ मिल के एक दूसरे के साथ बातचीत करके किए। यानी हम जो पहले जो दे रहे थे ना, सब्सिडीज़ दे थे, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन दे रहे थे, तब उस तबके को जो मराहत याफ्ता तबका था, और अब हम वही मराहत हम चाह रहे हैं कि डायरेक्टली उन तबकों तक पहुँचें। जैसे हम IT की एजुकेशन में या हम वोकेशनल ट्रेनिंग में, हम उस पर स्टूडेंट या नौजवानों को लोन्स देने में वो हम बहुत आगे
काम कर रहे हैं। पहले क्या हुआ, 2.5 साल पहले पीटीआई की हुकूमत ने ये $3 अरब का कर्जा चंद अमीरों को दिए। फैक्चुअल पोजीशन है। जो भी मैं स्टैंडिंग कमेटी में स्टेट बैंक के गवर्नर ने और डिप्टी गवर्नर ने, और हम कई अरसे से उनसे निपट रहे हैं कि उनके नाम हमें दे दें। उन 580 या 600 लोगों को यानी $3 अरब जो कि आज का 87,000 करोड़ रुपए बनता है, वो तकरीबन 0% पे, नॉमिनल बैंक का 1-2% लगा होगा, वो दे दिए। और वही 87,000 करोड़ हुकूमत ने कर्ज ले लिए, जिस पे 12-15 हज़ार करोड़ साल का सूद भर रही है। वहाँ फ्री दे दिए और यहाँ 20-22% पे कर्ज ले रही है अपने लिए, और उस पर वो आम को उस पर बोझ पड़ा है कि उस पर टैक्स लगने पर। तो ये हम चेंज कर रहे हैं। ये हम जो मराहत याफ्ता तबका है ना, जो आदी हो चुका है मराहत का, मेरे ही दोस्त अहबाब हैं, मेरे तल्लक वाले हैं, लेकिन जो कोई रिजल्ट उन्होंने देखे ना, जो नहीं भी किसी को चाहिए थी मशीनरी मंगवाई, जो ज़रूरत जब फ्री मिल रही थी, या अपने घर बना लिए या रियल इस्टेट बना ली उस कर्जे से, और हर एक साइड पे लोगों ने इस्तेमाल उसको किया ताकि अगले उन अपने लाडलों को दिए जाए, ताकि अगले इलेक्शनों में वो काम आए उनके ही। तो मैं ये कह रहा हूँ, वो शेख साहब IMF का क्या होगा? शेख साहब IMF का क्या होगा? वक्त का मैसेज, सॉरी जी, ये IMF का क्या होगा? IMF इसमें हमारे साथ शामिल है। IMF इंशाल्लाह इस महीने हमें बिल्कुल एंडोर्स करेगा। वो हमारा बजट देखना चाह रहे हैं। हमारे बजट की कुछ उन्होंने डिटेल्स मांगी हैं, हमने उनको डिटेल्स दी भी। हमें खुशी है क्योंकि ये जो बजट है वो उनकी वो भी यही चाह रहे हैं, वही चाह रहे हैं कि टारगेट जो करें। अच्छा शेख साहब, ये जो जरदारी साहब ने आज बात की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की हम बातें करें, फिर उनसे टैक्स लो, और यही बात होती है सर कैपेसिटी टैक्स की भी, कि कैपेसिटी के हवाले से टैक्स लिया जाए, फिक्स टैक्स हो। ये बड़ा मौजू रहेगा, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं है आप उससे मजीद टैक्स ले रहे हैं, जिसकी कमाई नहीं हो रही उससे आप टैक्स लिए चले जा रहे हैं, तो मुल्क को गरीब ही होगा ना। तो इसमें बात हुई है कोई? नहीं, उनके पास, हमारे पास, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने 20 साल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इलेक्शन लड़े, और आज से 36 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट बना, और मैं अभी भी एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स बिजनेस का। बात यह है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात सबसे पहले मैंने की ना, कही ये सोचने के लिए मैं आया, और 30 साल से 6 इलेक्शन लड़े कि भाई इस हाउस में जाके अपने मशवरे दें। अभी मैं खुश ये हूँ कि पहली बार मुझे भी उसमें शामिल किया जा रहा है। आज तक मेरी यही ख्वाहिश रही, वो अमल कितना होता है वो तो बजट में सामने आ जाएगा, लेकिन हम प्रायोरिटी चेंज कर रहे हैं। हम इसको ये पहुंचा रहे हैं कि देखिए ना, ये काश्तकार को डायरेक्टली मिले। हम पेंशन मिले, आखिरी सांस ले रही होती है होगा आवाम दोस्त से मुराद अपने असेंबली के। जी मैं वही थोड़ा सा बस मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ, जब एग्रीकल्चर में हम काश्तकार को डायरेक्टली रिलीफ देंगे, यानी हम चाह रहे हैं कि उनको जो है ना बिजली के बिल उनके ख़त्म हों, और उनको हम कर्जे दें कि वो अपने खुद अपने लगाएं और उसमें बिजली बनाएं। तो हम ये चाह रहे हैं। उसके बाद अगर अब ये जो खाद है हम उनको सस्ती दे रहे हैं, उसके अलावा हम आवाम के लिए ये कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं कि उसको बढ़ा रहे हैं, जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है। फिर हम स्टूडेंट्स के लिए और यंगस्टर्स के लिए कर्जे भी देंगे, और उनको एजुकेशन में जिसमें IT की तालीम है उसको फ़रोग़ दे रहे हैं। IT इंडिया $200 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम बच्चों को, जो हमारे इतने करोड़ों हमारे पास दिमाग हैं, उन दिमागों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वही फंड है जो फंड हम पहले लुटा दिया करते थे उन चंद मराज याफ्ता तबके पे। ये IMF भी यही चाहता है। IMF कोई और दूसरी नहीं बात कर रहा, और हमारा और उनका इस बात में इत्तेफाक है। और EOBI पे नहीं मिल रहा था, जो लोगों को रिलीफ दे सकते हैं हर जगह हम दे रहे हैं, देंगे इंशाल्लाह। EOBI को पेंशन कम थी, रिलीफ दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब आपका। शाहिद साहब, सॉरी आई एम आउट ऑफ टाइम, आई वुड हैव लव्ड टू टेक योर रिस्पांस ऑन सम थिंग्स, बट यहां पर वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत नहीं है इससे ज्यादा एक्सीड करने की। स्टे विद अस।
बहुत कुछ कहा गया है पाकिस्तानी सियासत के हवाले से और बहुत कुछ सुना है हमने पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, लेकिन जो पाकिस्तानी सियासत में अब हो रहा है और जो हम आगे होते हुए देख रहे हैं वो कहीं से भी सियासी पहलू नहीं है इस मुल्क का। इस मुल्क में कुछ लोग हैं जो दूसरों के ऊपर फोकियत रखते हैं और कुछ लोग हैं जो कमज़ोर हैं, और इस डिवीज़न को ख़त्म करने के लिए किसी पार्टी को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं, बल्कि इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है कि हर इदारा अपने अपने हुदूद में काम करे और कोई स्लैंडर और अब्यूज़ ना इस तरफ से होना चाहिए ना उस तरफ से। ये बड़ी एक अफसोस का लम्हा भी है, इट्स अ लिटिल थिंग टू पॉन्डर ओवर ऑल्सो कि मामलात किधर जा रहे हैं, कैसे शुरू हुए थे और कहाँ तक जाएंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस मुल्क के लिए दुआ है हमेशा कायम रहे। हम हैं, ये मुल्क है तो हम हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और पाकिस्तान जिंदाबाद। और फिर अब थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, वी विल सी यू टुमारो।